देखना अब क्वेश्चन नंबर 19 आपका, वो क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 19, भारत की परमाणु नीति की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। अभी 4 नंबर के अंदर है, मैंने आपको पूरी परमाणु नीति पढ़ा रखी है। ये चैप्टर नंबर किसका है, भारत की परमाणु नीति की विशेषता। चैप्टर नंबर आपका है ये, क्या बोलते हैं, परमाणु नीति 3 में है शायद, 2 4, 1 मिनट, भारत की परमाणु नीति, ये चैप्टर नंबर आपका 4 है, 4 में है ये, विदेश नीति वाले चैप्टर में है। चैप्टर नंबर 4 के अंदर भारत की परमाणु नीति है ना, उसी के अंदर है। मैंने पढ़ाया था ना आपको कि जो भारत है उसने परमाणु वगैरह बनाने का काम कैसे किया। देखो मैंने आपको पढ़ा रखा, आप एक बार जाना चैप्टर नंबर 4 में, परमाणु वाला क्वेश्चन निकालना, उसमें आप पढ़ना। मैंने क्लास के अंदर भी आपको एक करा ही रखा है, बट मैं आपको एक बार रिमेंबर करवा देता हूँ ताकि आप समझ लो। बाकी मैं कराऊंगा क्लास में, ठीक है। मैं आपको बस एक वे बता रहा हूँ कि देखो सवाल ऐसे आएंगे, ठीक है। मैं क्लास में करा दूंगा, अगर आपको ना समझ आए तो। देखो मैं नेक्स्ट टाइम इससे अच्छी वीडियो बनाऊंगा। अभी तो पहली बार बना रहा हूँ ना वीडियो, तो थोड़ा सा एडजस्ट करना। नेक्स्ट टाइम मैं क्या करूँगा ना, जैसे क्वेश्चन नंबर 19 है, इसके बाद मैं इसका आंसर भी ले आया करूँगा, ठीक है। पहला ट्राई कर रहा हूँ, देख लेना एक बार ही, ऐसा भी है ना। कमेंट वमेंट ज़्यादा मत कर देना, भर उड़ा दूँगा तुम्हारे अंदर, जिसका कमेंट पा लिया मैंने, ठीक है। बस तुम वीडियो देखो, पहला प्रयास है मेरा। भारत माता की जय, बात खत्म, ठीक ठीक। भारत की परमाणु नीति का विशेषता का वर्णन कीजिए। तो मैंने बताया ना कि हमारे जो पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, वो ये बात जानते थे कि भाई बिना टेक्नोलॉजी के ना आने वाले समय पर हम सर्वाइव नहीं कर सकते, हमें टेक्नोलॉजी को इम्प्रूवमेंट करना ही पड़ेगा। इसीलिए उनका टेक्नोलॉजी में विश्वास था। और उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान ना, एक व्यक्ति थे होमी जहांगीर बाबा, उनको जिम्मेदारी भी दी थी कि देखो भाई आप परमाणु के ऊपर थोड़ा काम वगैरह करते जाना। तो हम परमाणु के ऊपर काम कर रहे थे, उन टेक्नोलॉजी वगैरह पे होमी जहांगीर बाबा के निर्देशन में काम शुरू हो रखा था, ठीक है। बट होमी जहांगीर बाबा की आकस्मिक मृत्यु हो जाती है, फिर ये परमाणु कार्यक्रम थोड़ा सा स्थगित वगैरह भी हो जाता है, ठीक। तो भारत ने परमाणु नीति को लेकर काफ़ी अड़िग रहा, और हमने परमाणु अंदर ही अंदर हम इसके ऊपर काम कर रहे थे, क्योंकि सोवियत संघ भी बना चुका था, रशिया भी बना चुका, जैसे रशिया बना चुका था सोवियत संघ, अमेरिका वगैरह देश भी, और चाइना भी इसके ऊपर काम कर रहा था, ठीक है। 1964 में ना चाइना ने परमाणु परीक्षण कर लिया, 1964 में। अब चाइना से हमारी 62 के अंदर क्या हो चुकी है, लड़ाई, और 64 में चाइना का करा परमाणु परीक्षण। तो भैया फ्यूचर में अगर हमारी चाइना से लड़ाई हो गई तो हमारे पास परमाणु हमला कर देगा वो, तो हम तो डर जाएंगे। तो परमाणु बनाना फिर हमारी ज़रूरत हो गई, बिल्कुल ही भाई, मजबूरी नहीं, मजबूरी तो बन गई, जरूरत ही बन गई, बनाना है अब तो बनाना ही है। तो हमने परमाणु कार्यक्रम को अपना तेज कर दिया। अब परमाणु कार्यक्रम हमने तेज किया, तो चाइना के परमाणु बम बनाने के बाद 5 वीटो पावर वाले देशों के पास क्या हो गया, परमाणु बम। यानी कि 1964 में 5 देशों के पास क्या था, परमाणु बम। अमेरिका के पास था, ब्रिटेन के पास था, चीन के पास था, फ्रांस के पास था, और रशिया के पास था। अब भैया इन लोगों ने क्या करा, गद्दारी कर दी इन लोगों ने, ये गद्दारी खेल गए। ससुरा ये लोग क्या बोल रहे हैं कि अब दुनिया में कोई देश परमाणु बम नहीं बनाएगा। मेरे घर से फ़ोन आ गया गाइस, पर कोई बात नहीं, मैं वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। अब इन देशों ने क्या बना दिया, परमाणु बम बना दिया। और ये देश जो थे, इन्होंने क्या करा कि परमाणु बम को बना दिया, और इन्होंने बोला कि अब हमारे अलावा कोई दूसरा देश क्या नहीं बनाएगा, परमाणु बम नहीं बनाएगा। और इन्होंने संधि बना दिया, NPT, LTBT, CTBT। भारत ने बोला भाई मैं संधि पे साइन वाइन नहीं कर रहा, क्योंकि ये संधि है भेदभाव वाली संधि, क्योंकि ये संधि क्या बोल रही है कि तुम बना सकते हो बट हम नहीं बना सकते। भाई मैं ऐसी संधि को नहीं मानूंगा। भारत ने कहा मैं तो परमाणु बम बनाऊंगा। तो भारत ने NPT पे साइन करने से साफ मना कर दिया, और फिर उन्होंने परमाणु बम बनाया। और हमारा परमाणु बम बनकर तैयार हो गया 1974 में, 74 के अंदर। 1974 हमारा परमाणु बन के क्या हो गया था, रेडी हो गया था। फिर भाई हमने अपना परमाणु परीक्षण किया सबसे पहले 1974 में राजस्थान के अंदर, पोखरण के अंदर। अब तुम जानते हो राजस्थान, हाँ ठीक है, सबसे अच्छी जगह राजस्थान, रंग रंगीलो राजस्थान, ठीक है। राजस्थान की ज़मीन पोखरण में परीक्षण हुआ। और ये परमाणु परीक्षण जो था ना हमने करा, इसका नाम था स्माइलिंग बुद्धा, ठीक। राजस्थान के पोखरण में जब टेस्ट हो गया, उसके बाद अमेरिका कबूला हो गया कि भाई तुमने परमाणु परीक्षण कर लिया, ये वे बनाना। हमने कहा भाई अभी टेस्ट हुआ है, अभी ओरिजिनली थोड़ी बनाया हमने। तो हमारे ऊपर कई सारे क्या लगा दिए गए, बैन, मैसेज इग्नोर करना, तुम घर के मैसेज मत पढ़ो, ठीक है। तो मैंने बताया, अब हमारे ऊपर बैन लग गए, पर हमने कहा कि ठीक है परमाणु बम बनाएंगे। फिर उसके बाद मैंने पढ़ाया था परमाणु बम कार्यक्रम में, फिर APJ अब्दुल कलाम आएंगे, फिर APJ अब्दुल कलाम के अंडर में परमाणु कार्यक्रम बनेगा। फिर हमारा फाइनल जो परमाणु बनेगा वो 1998 के अंदर बनेगा। 1998 में देश के प्रधानमंत्री जी कौन थे, अटल बिहारी वाजपेयी। तो उनसे बोला जाता है ना, मैंने सारी कहानी पढ़ा रखी है, उसको ध्यान रखना, पढ़ लेना एक बार नोट्स में, कि तुम यहाँ सारी कहानी सुनाऊंगा। भाई पढ़ा रखा है 10 बारी, मैंने दोबारा पढ़ाऊँ क्या इसको, सुअर हो। तो मैंने बताया था ना परमाणु बम फिर 1998 के अंदर हम इसका फाइनल परीक्षण करेंगे, वहीं राजस्थान के पोखरण में। उससे बढ़िया जगह मिलेगी कहाँ, रंग रंगीला राजस्थान, है ना। इतनी अच्छी ज़मीन है वहाँ की, गेरुआ रंग दे तू मोहे गेरुआ, ठीक। वहाँ की ज़मीन ऐसी है, ना जाने कैसी है, ठीक। तो मैंने कहा वहाँ पर परमाणु परीक्षण होगा, फिर उसके बाद अमेरिका हमारे पर बैन लगा देगा, ठीक।
फिर उसके बाद पाकिस्तानी हमारे साथ साथ क्या कर लेगा, परमाणु परीक्षण, फिर उसकी वजह से हमारे बैन हट जाएंगे। लेकिन फिर हम ये बोलते हैं कि चलो ठीक है, हम अपने परमाणु कार्यक्रम के अंदर ना कुछ बातें बोलते हैं। जैसे पहला बोलते हैं कि भाई हम परमाणु बम का यूज़ अपने सेफ्टी के लिए किए, किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए। दूसरा, परमाणु बम हम अपनी क्षमता के अनुसार बनाएंगे, अधिक से अधिक नहीं बनाएंगे। तीसरा, हम बोलते हैं परमाणु बम हम कभी पहले यूज़ नहीं करेंगे। चौथा, हम बोलते हैं परमाणु यूज़ करने की शक्ति सरकार के पास होगी, ठीक है। और ये हम अपनी परमाणु पॉलिसी के अंदर कसम खाते हैं, तो इसी को बोलते हैं परमाणु नीति, ठीक है। वो पढ़ लेना एक बार क्वेश्चन में, बाकी मैंने आपको एक बार रिमेंबर करा दिया। ये 20वें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, उन घटनाओं पर चर्चा करें जिसे यूएसएसआर के भीतर संकट को बढ़ावा दिया और विघटन मिल गया। भाई कुछ नहीं पूछ रहा है, सोवियत संघ के विघटन के 6 कारण पूछ रहा है, 6 नहीं 4 पूछ रहा है, क्योंकि 4 नंबर का है। ज़्यादा झमेला में 10 बार क्वेश्चन बता रखा है। सोवियत संघ के विघटन के कारण थे जनता के कांक्षाओं का पूरा ना होना, हथियारों की होड़, संसाधनों का गलत प्रयोग, पश्चिमी देशों के प्रति गलत प्रचार और राष्ट्रवादी भावनाओं में वृद्धि, मिखाइल गोर्बाचेव के प्रयत्न, है ना, ये प्रयास, ये थे। पूरा दूसरी चैप्टर का क्वेश्चन है फर्स्ट बुक का, पढ़ लेना। 10 बार पढ़ा रखा, 10 बार नहीं पढ़ाऊंगा। वंदे मातरम, ठीक है। अब क्वेश्चन सुनना भाई, लंबे गृह युद्ध से फंसे होने का श्रीलंका नवीन चाहिए कुछ हुआ। इस क्वेश्चन पे लगा दो गोला, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं आपको क्लास में करा दूंगा या इसका आंसर मैं आपको सेंड कर दूंगा। ओके की रिपोर्ट। नीचे वाला क्वेश्चन देखो इसका, अथवा पाकिस्तान में लोकतंत्र के निर्माण की राह में विफल होने के कारण, कुछ नहीं कर रहा है वो, इसके अंदर पूछ रहा है पाकिस्तान के अंदर लोकतंत्र फेल क्यों होता है। मैंने पढ़ा रखा ना, पाकिस्तान में लोकतंत्र, कभी सैनिक शासन कभी लोकतंत्र आता जाता रहता है। उसकी वजह है कि पाकिस्तान के अंदर धर्मपंथी कट्टरपंथी लोगों का क्या है, दबदबा है। पाकिस्तान के लोग हमारे साथ क्या करते जाते हैं, लड़ाई झगड़ा करते जाते हैं, जिसके कारण वहाँ पर सेना को ज़्यादा पावर मिली हुई है। अब भाई सेना को पावर दोगे तो वो मन मर्जी चलाएगी, सुनेगी थोड़ी किसी की, अग्रेसिव हो जाएगी वो तो। और पाकिस्तान के अंदर मैंने कहा ना, पश्चिमी देश अपने हथियारों को बेचने के लिए युद्धों को बढ़ावा देते हैं। और पाकिस्तान में क्या बोलते हैं, लोकतंत्र सैनिक शासन आने का कारण ये भी है कि भैया वहाँ की जो संविधान है, वहाँ पे राइट्स वगैरह बहुत ज़्यादा अनवैलिड तरीके से बांट रखे हैं। गवर्नमेंट जो है ना वहाँ पर बार बार चाहती है कि हम ओवर कॉन्फिडेंस में आके काम करने लग जाती है, ठीक है। जनता वगैरह का सम्मान नहीं करती, कभी कभी देखा होगा तानाशाही के रूप में काम करने लग जाती है। ये आपके उसका क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 5 का, एक बार आप उसे देख लेना, वहाँ पे नहीं आएगा तो पढ़ा दूंगा, पढ़ा रखा है बेसिकली ये क्वेश्चन, ठीक है। अब ये नीचे वाला क्वेश्चन क्या है, अभी क्वेश्चन पे 100 रुपये गोला मारो, ये वाला मैं क्लास में ही करा दूंगा, ठीक है। अब देखो वैश्वीकरण में निहत्तों की, ये वाला भी क्लास में ही करा दूंगा। सोरा अटपटे क्वेश्चन मारे यहाँ भी मैं इसका विथ आंसर करा दूंगा, ठीक है। ऐसा नहीं है मुझे नहीं आते, कहीं तुम ठस्सा समझ रहे हो, आता सब है, मेरे नंबर कम थोड़ी आए थे, 95 नंबर आए थे, 95, ठीक है। तो ये मैं क्लास में करा दूंगा क्वेश्चन, अटपटे क्वेश्चन है, घुमे हुए क्वेश्चन है, इनको मैं उसमें शामिल कर रहा हूँ, क्या बोलते हैं, जो मैंने बताया था ना आपको, एक्स्ट्रा क्वेश्चन दूंगा 165 के अलावा, उसमें शामिल कर दूंगा, विथ आंसर कर दूंगा इनको, ठीक है। थोड़ा सा इनमें कॉन्सेप्ट वाली बातें होंगी ना। अब नीचे क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, विविधता में एकता वाला पढ़ाया नहीं चैप्टर, मैंने आपको भी 23वां चैप्टर पढ़ाया नहीं, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे तो भाई मैप आ गया, मैप तो भैया मैं आपको सारे इकट्ठे ही कराऊंगा, ठीक है। मैप को मारो गोली। देखो भाई अब ये क्वेश्चन है आपका, ये कार्टून आ गया मैप के बाद, ये आपातकाल का कार्टून है, आपको बताइए ना, आपातकाल के दौरान 70 का चुनाव जीतने के लिए 2 नेताओं की पहचान कीजिए। अधूरा पता था 77 के चुनाव के बाद जनता पार्टी बना दी गई थी। जनता पार्टी में तीन चार नेता मैंने पढ़ाया था आपको, मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, बाबू जगजीवन राव, पढ़ाया था ना, क्लियर। तो ये नेता हैं 77 के, 2 पूछे हैं मैंने, 3 बता दिया आपको। मीसा क्या है मैंने पढ़ाया था ना, इसी को बोलते हैं निवार नजरबंदी कानून, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। इसकी फुल फॉर्म क्या है, मेंटेनेंस ऑफ, यानी कि मीसा की फुल फॉर्म क्या है, मेंटेनेंस ऑफ सिक्योरिटी, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। मतलब एम से है मेंटेनेंस, आई से है इंटरनल, और एस से है सिक्योरिटी, ए से है एक्ट। बात समझ गए, क्लियर। इसी को बोलते हैं मीसा। कांग्रेस सत्ता से बाहर क्यों होगी, क्योंकि कांग्रेस ने आपातकाल लगा दिया था, जनता पार्टी का गठन हो गया था। आपातकाल में इंदिरा गांधी ने जातियाँ कर दी थी, जनता के साथ दुर्व्यवहार कर दिया था, निपट ली इंदिरा गांधी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो वो क्या कह रहा है, कह रहा है भैया नेक्स्ट क्वेश्चन में उन कारणों की व्याख्या कीजिए जो यूरोपीय संघ को शक्तिशाली बनाते हैं। अरे भाई 10 बार पढ़ रखा है क्वेश्चन, 10 बार क्वेश्चन पढ़ रखा है, कितनी बार पढ़ाऊँ, ये वाला क्वेश्चन पढ़ाया नहीं पढ़ाया 10 बार, ये वाला क्वेश्चन मैंने पता ना। सोवियत संघ के यूरोपीय संघ की विशेषता बतानी है, उसका एक झंडा है, एक गान है, एक स्थापना दिवस है, एक मुद्रा है, एक जैसी विदेश नीति है। 2005 में उसकी अर्थव्यवस्था विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई थी। पढ़ा रखने वाला क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 4 में जाना, पढ़ लेना, ढंग से पढ़ा रखा, वहीं पे डिक्टो क्वेश्चन मारा हुआ है। आसियान शैली 10 बार पढ़ा रखा है। अनौपचारिक टकराव रहित मिलाप वाली शैली को आसियान शैली कहते हैं। आसियान के 3 स्तंभ पढ़ा रखे हैं मैंने आपको, आसियान आर्थिक स्तंभ, आसियान सामाजिक एवं सांस्कृतिक समुदाय, आसियान सैन्य समुदाय, ठीक है। और आसियान का विजन पढ़ा था 2020, इसमें उसने कह रखा है हम अच्छे से काम करेंगे, सहयोग वाला काम करेंगे, एक दूसरे की हेल्प लेंगे, आसियान मंच बनाया इन्होंने, ठीक। अब ये क्वेश्चन कह रहा है संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार का मतलब क्या है, पुनर्गठन। अरे आज ही पढ़ाया मैंने क्वेश्चन, यूएनओ के अंदर सुधार की बात आती है ना, अभी तो पढ़ाकर भेजा है मैंने,
जब ये वाला क्वेश्चन पढ़ा था ना मैं भी, मैंने आपको छोड़वाया क्वेश्चन, उससे पहले पढ़ा के भेजा है मैंने कि यूएनओ में सुधार के लिए बात क्या आती है कि भैया यूएनओ की सुरक्षा परिषद के अंदर वीटो खत्म कर दो या तो वीटो बढ़ा दो, ठीक है, और मेंबर्स बढ़ा दो उसके, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला पढ़ लेना है, इसके अंदर ही पढ़ा रखा है, यूएनओ वीटो खत्म कर दो, वीटो बार बढ़ा दो, उसके मेंबर बढ़ गए हैं लेकिन वीटो नहीं बढ़ी अभी तक, या फिर एक काम करो सुरक्षा परिषद के अंदर स्थायी और अस्थायी सदस्य संख्या बढ़ा दो, ठीक है। पढ़ाकर भेजा है क्वेश्चन, नहीं समझ आएगा दोबारा पढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर क्वेश्चन ये दोबारा आ गया कि संयुक्त राष्ट्र संघ को बदलने के लिए क्या करना चाहिए, उसको अपडेट करने के लिए भैया उसमें सुधार करने चाहिए, क्या करने चाहिए, सुधार, और सुधार मैंने आपको पढ़ाकर भेजा है आज ही, दोबारा नहीं पढ़ा रहा। वंदे मातरम, जय हिंद, ठीक है। अब आगे देखो कोई क्वेश्चन बचा है क्या। अब एक मिनट कोई क्वेश्चन दिख रहा है मुझे, ये दिख तो रहे भाई 2 क्वेश्चन। स्वतंत्रता के समय आने वाली किन्हीं 3 चुनौतियों की व्याख्या कीजिए। 10 बार पढ़ा रखा है क्वेश्चन मैंने, बुक का क्वेश्चन है डिक्टो। स्वतंत्रता में 3 चुनौतियाँ आई थी ना, पहली पढ़ाई थी एकता अखंडता को बनाए रखना, दूसरी पढ़ाई थी समानता पर आधारित विकास करना, और तीसरी पढ़ाई थी लोकतंत्र की स्थापना करना। तीनों पढ़ा रखी है, नोट्स के अंदर नहीं आएगी तो समझा दूंगा, बाकी ये जहर में भी है। आज़ादी के बाद 6 परिणाम जहर के अंदर करा दूंगा, उसके अंदर ये 9वें चैप्टर का, ये भी 9वें चैप्टर का। क्लियर है बात। आज के लिए इतना ही, टाटा बाय, जय हिंद, जय भारत। लाइक सब्सक्राइब कुछ मत करना, भाड़ में जाओ तुम सब, बस इसको समझ लो, दिमाग के अंदर बिठा लो। लाइक वाइक की कोई ज़रूरत नहीं है, अपनी फ्रेंडा वरेंडा को मत भेज देना, कहीं उनका फ़ायदा हो ले, उनको वैसी बात समझ आने भी नहीं है, क्या ही समझ आएगा किसी को। पढ़ाता बड़ा बेकार हूँ मैं, ठीक है। लाइक ना करें, शेयर ना करें, वीडियो देख के मुस्कुराना नहीं है आपको, ठीक है। मैं जा रहा हूँ, टाटा बाय बाय।